गुड इवनिंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? देखिए, आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलें, लेट्स स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। एक मिनट रुक जाओ। क्या डिस्कस करना है सर? आज का क्या चैप्टर है भाई साहब? चैप्टर हमें जो पढ़ना है उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तरह ही ये भी छोटा ही चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लग जाएं शायद। वैसे तो यूजुअली 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है, कोशिश करेंगे 2 ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके मीनिंग से कि एक्चुअली सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट? ठीक है, तो देखिए जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। समझते हैं? अकाउंटिंग सब ज़्यादातर बच्चे तो कॉमर्स वाले ही हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर कुछ आर्ट्स वाले बच्चे हमारे पास। जिनको नहीं पता है उसको भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली। हालांकि कुछ अकाउंटिंग के टर्म हम लोग इस चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट सा लग सकता है। हालांकि अगर आप फोकस करेंगे तो आपको वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है। अच्छा सर, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय दी, कौन प्रिपेयर करता है सर इसको? विच इज प्रिपेयर्ड बाय दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इसको प्रिपेयर करती है या मेंटेन करती है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है ये क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स दी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ व्हाट? ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। शॉर्ट में मैं इसको फॉरेक्स लिख रहा हूं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करता है और इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो के मतलब फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। इनफ्लो आउटफ्लो किसके बीच के? इनफ्लो आउटफ्लो हमारे देश के नागरिक मतलब रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर के बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए, जितने भी हमारे देश के नागरिक या हमारे देश के रेजिडेंट्स और दुनिया के बाकी रेजिडेंट्स के बीच में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है आरबीआई द्वारा, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट which record the inflow and outflow of foreign exchange arising on account of transaction between the resident of a country and rest of the world। बात समझ आ गई? मतलब सर थोड़ा सा सरल भाषा में समझो। मतलब ये है कि जैसे दिस इज इंडिया और ये बाकी की दुनिया, दिस इज, इसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां क्या है सर? इंडिया ना, इंडिया के अंदर रेजिडेंट्स हैं और ये फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, विदेश में रहने वाले लोग। तो होता क्या है, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हुए एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, खरीदते हैं और बेचते हैं चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं, उसके बदले पेमेंट करते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रांजैक्शन होती है। हमारे देश का बंदा दुनिया के बाकी देशों के लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करता है। और वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है किस बेसिस पे? उसके लिए कोई ना कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है सर? फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन एक्सचेंज। तो जब दो देश के लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो उसमें डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज नहीं होता बल्कि फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी का लेन देन होता है। जैसे अगर आपने कोई चीज बेची, एक्सपोर्ट किया किसी फॉरेन रेजिडेंट को, तो आप क्या करेंगे? आप उनको गुड्स या सर्विसेज रेंडर करेंगे और वो बदले में आपको पेमेंट करेंगे, तो पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। वैसे ही अगर आपने वहां से कोई चीज परचेज करी, फॉरेन रेजिडेंट से कोई चीज, जैसे मशीनरी आपने परचेज कर ली, गुड्स आपने इंपोर्ट करवाए, तो इवेंचुअली इसकी वजह से क्या होगा? आपके पास गुड्स या सर्विसेज आपको अगर आएंगी तो आपको उसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी।
कहने का मतलब जैसे डोमेस्टिक लेवल पे हम कोई भी चीज खरीदते हैं और बेचते हैं और उसके बदले हमें पेमेंट करनी पड़ती है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जब ट्रांजैक्शन होती है एक देश के रेजिडेंट और दुनिया के बाकी देशों के रेजिडेंट के बीच में, तो उसमें उस ट्रांजैक्शन के बीच क्या होता है, उस ट्रांजैक्शन के दौरान इंटरनेशनल करेंसी जो होती है, फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन होता है। तो जो फॉरेन करेंसी का लेन देन हुआ किसकी वजह से, दो देशों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ, समझ रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने के लिए ट्रांजैक्शन किए गए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स, सर्विसेज, मनी, एसेट, इसके ओनरशिप में कोई चेंज आता है, मतलब उसको खरीदा या बेचा जा रहा है, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। तो दो देशों के बीच में, दो देशों के रेजिडेंट्स के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वजह से फॉरेन करेंसी का क्या होता है जी सर, उसकी वजह से फॉरेन करेंसी का क्या होता है, उसका होता है या तो इनफ्लो हमारी कंट्री के अंदर, या हमारी कंट्री से होता है उसका आउटफ्लो फॉरेन करेंसी का। समझ आ रही बात। तो ये जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है ना ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। वो जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ आ गई बात। इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर फॉरेन करेंसी के इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी जब कोई भी चीज बेचती या खरीदती है तो वहां पे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं ना। आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी, उनको ये बात समझ आती है कि हर कंपनी या हर फर्म या हर छोटा बड़ा बिजनेस ना अपने यहाँ अकाउंट मेंटेन करता है। जो भी पैसे का लेन देन हुआ उसको उसके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आरबीआई जो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ आ गई बात। ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो सर फिर तो ये अकाउंटिंग के रूल को फॉलो करता ही होगा, जाहिर है। अगर कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो अकाउंटिंग का कौन सा रूल है सर, डबल अकाउंटिंग सिस्टम तो आपने सुना ही है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है ना उसके आधार पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। नोट नहीं करना अभी आपको कुछ भी, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर इसको प्रिपेयर किया जाए। मतलब सर, मतलब ये कि जितना भी ट्रांजैक्शन होगा ना इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे, उन ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे रिकॉर्ड करने का मतलब है कि उसकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज पास होंगी। आपको पता ही है ना, अकाउंट्स के अंदर हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका क्या कहते हैं, उसकी डबल एंट्री होती है एक तरीके से। और सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास अकाउंट्स के अंदर ना दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है और इसके अंदर भी सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो साइड्स हैं। एक होती है जी डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। तो दो साइड्स हैं जिसके अंदर हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ रही है बात। अच्छा, डेबिट साइड जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो क्या करता है सर, डेबिट साइड के अंदर जो भी आउटफ्लो हुआ है ना देश से, फॉरेन करेंसी का जो आउटफ्लो है उसको रिकॉर्ड करता है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्रेडिट साइड होता है ना भाई साहब, वो रिकॉर्ड करता है इनफ्लोज ऑफ फॉरेन करेंसी को, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है जी। सर आप एक काम करो ना, एक इसका परफॉर्मा बना के दिखा दो हमें, क्योंकि हमें बात समझ नहीं आ रही है। देखिए मैं अभी बताऊंगा आपको, एक परफॉर्मा इसका बना दूंगा मैं, ताकि आपको एक पिक्चर मिल जाए इसकी कि बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह का होता है। फिलहाल आप चीजें समझ लें, हम एक इसको मैं जो है बाकायदा एक परफॉर्मा बना के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से एक्चुअली प्रिपेयर किया जाता है। तो खैर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अभी तक मैंने आपको ये बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो आरबीआई प्रिपेयर करती है। क्यों प्रिपेयर करती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसकी वजह से फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है
उसको फॉलो करके ही बनाया जाता है। और इसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। जैसे बाकी कोई भी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर दो साइड्स होती है ना, वैसे ही आपने सर एक टर्म यूज किया इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है इसका क्या मतलब है सर? तो देखिए सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है कि जो भी हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज हम खरीदते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज कर रहा हूं मैं, गुड्स सेल कर रहा हूं मैं, सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, और ये सब पैसे के आधार पे, पैसे के लेन देन के बेसिस पे किया जा रहा है। ये सब जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। समझ आ गई बात? लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देखो, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है और इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो स्टेटमेंट है ना, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता। डोमेस्टिक लेवल पे मतलब इंडिया में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आरबीआई कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करता। आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनकी वजह से जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, हम कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की। नंबर 1 ये पता होना चाहिए आपको, हम नेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। दूसरी चीज, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन असल में क्या है? तो सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज या चेंज कह लो, चेंज इन ओनरशिप। ट्रांजैक्शन जिसके अंदर ओनरशिप में चेंज हो रहा हो। किस चीज की ओनरशिप में? कोई भी चीज हो सकती है, चाहे गुड्स की ओनरशिप में चेंज हो रहा हो, सर्विसेज की ओनरशिप में चेंज हो रहा हो, मनी की ओनरशिप में चेंज हो रहा हो, या कोई एसेट, किसी एसेट की ओनरशिप में चेंज हो रहा हो। वो सारे ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। जैसे बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मैं किसी फॉरेन रेजिडेंट से गुड्स परचेज करता हूं, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। मैं किसी फॉरेन रेजिडेंट को गुड्स सेल करता हूं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। सर्विसेज देता हूं या उससे सर्विसेज रिसीव करता हूं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अब प्रिसाइजली क्या किया गया है ना, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में, सॉरी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज किया गया है विजिबल आइटम्स में, इनविजिबल आइटम्स में और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। ठीक है जी, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को क्या किया गया है? फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो इस पे आएंगे अभी हम, मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल हम एक बार जितना डिस्कस किया है ये रीड कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ जी, चलो देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, balance of payment is an accounting statement which record the inflow and outflow of foreign exchange arising due to economic transaction between resident of a country and rest of the world। समझ आ रही है बात कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। किस चीज के इनफ्लो आउटफ्लो को? फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी के इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है सर। और ये जो जैसे सारे अकाउंट्स कितने साल के लिए प्रिपेयर किया है, कितने टाइम के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं भाई? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर के लिए। यूजुअली हम कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कोई भी अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं, जनरली उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1 साल। अप्रैल से लेके 31 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के लिए कोई भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करके बनाया जाता है, तो ये भी कितने टाइम का बनाया जाएगा? फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ, यानी कि 1 साल के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। 1 साल में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए उसकी सारी डिटेल इसके अंदर होगी। ठीक है जी। अच्छा सर, अच्छा जैसे बाकी अकाउंट के अंदर 2 साइड्स होती हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट साइड, वैसे ही इसके अंदर भी 2 साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम and it has also 2 sides to record all the inflow and outflow of foreign exchange। डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं जी? लिखा है रिकॉर्ड ऑल दी आउटफ्लो। मैं क्या बता रहा था आपको, फॉरेन करेंसी का जो भी आउटफ्लो होता है ना, आउटफ्लो किस किस वजह से हो सकता है? आप कुछ खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो होगा, समझ रहे हैं बात? आप कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं ना तो आउटफ्लो होता है। तो जब भी आउटफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का उसको डेबिट करते हैं,
आप क्या खरीद सकते हैं? आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, पैसा परचेज कर, करेंसी परचेज कर रहे हैं, एसेट्स में मशीन है, बिल्डिंग है, इस तरह की कोई चीज परचेज कर रहे हैं, तो इन सब की वजह से डेबिट होगा, ठीक है, पैसे का आउटफ्लो होगा। क्रेडिट करते हैं अगर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। दिस साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट अराइजेस ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। एक साल के दौरान जितना भी इनफ्लो हुआ है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। आगे लिखा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किया है, रिफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स द चेंज इन ओनरशिप। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से ओनरशिप में चेंज आता हो। किस चीज की ओनरशिप में? एसेट्स की, गुड्स की, सर्विसेज की या मनी की, ठीक है। फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री टू दी रेस्ट ऑफ दी अदर कंट्री। रेजिडेंट ऑफ दी अदर कंट्री मतलब एक देश के नागरिक से, एक देश का जो रेजिडेंट है उस रेजिडेंट से अगर ओनरशिप किसी दूसरे रेजिडेंट को ट्रांसफर हो जाती है या दूसरे वाले से हमारे देश के रेजिडेंट को ओनरशिप मिल जाती है किसी चीज की, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहलाता है। अच्छा, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को मैंने बताया था कैटेगराइज किया गया है, फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक होता है विजिबल आइटम, दूसरा होता है इनविजिबल आइटम, तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और फिर है कैपिटल ट्रांसफर्स। तो देखिए कोई भी टेंजिबल आइटम अगर आप परचेज करते हैं ना, टेंजिबल आइटम के कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं और वो टेंजिबल है, टेंजिबल तो आपको समझ ही आता है, विच इज समथिंग विच इज विजिबल, कैन बी टच्ड एंड फील्ड, तो वो टेंजिबल है। तो टेंजिबल आइटम अगर आप बेचते या खरीदते हैं उसको हम विजिबल आइटम कहते हैं, ठीक है सर। जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब सर इंटेंजिबल जिसको जो दिखाई नहीं देते, जैसे दिखाई देने में क्या है, जैसे कोई भी आप मर्केंटाइज खरीदेंगे ना, जैसे कोई भी गुड्स परचेज करते हैं वो टेंजिबल की कैटेगरी में आता है। लेकिन आप कोई सर्विसेज बेचते या खरीदते हैं, जैसे सर जैसे आप बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप सपोज शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इंश्योरेंस की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब इंटेंजिबल नेचर की है, ठीक है जी। फिर आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन। सिंगल साइडेड यूनिलेटरल ट्रांसफर का क्या मतलब है? सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन। सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जिसमें एक तरफ से तो ट्रांजैक्शन हो रही है, दूसरी तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा। जैसे इस केस में ना विजिबल आइटम का आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपने गुड्स परचेज किया, तो उसमें क्या होगा ना, डबल साइडेड ट्रांजैक्शन है कि आप परचेज कर रहे हैं, गुड्स आपको मिल रहे हैं और बदले में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। विजिबल इनविजिबल दोनों में ऐसी होता है। लेकिन सिंगल साइडेड यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे आपका कोई रिलेटिव रहता है बाहर विदेश में, उसको आप पैसा भेज रहे हैं, किसी भी पर्पज के लिए भेज सकते हैं, लेकिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, तो उसमें क्या है ना कि पैसा सिर्फ जा रहा है, उधर से बदले में कुछ नहीं आ रहा, समझ रहे हैं? आप रेमिटेंसेस के नाम पे अपने किसी रिलेटिव को पैसा भिजवा रहे हैं या वो आपको भिजवा रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, सपोज आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, इन सभी सिचुएशन में पैसे का आउटफ्लो होता है, इनफ्लो नहीं होता। या फिर उधर से आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई डोनेशन दे रहा है, रेमिटेंसेस कर रहा है विदेशों से, तो उस सिचुएशन में भी सिर्फ ट्रांजैक्शन वन साइडेड है, बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। खुद ही इमेजिन करो, आपने किसी को गिफ्ट दिया तो बदले में आपको थोड़ी कुछ देगा, वो डोनेशन दिया है, चैरिटी दी, तो इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता। तो वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का फ्लो होता है सिर्फ वन साइडेड, उसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है जी। कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है सर? कैपिटल ट्रांसफर का मतलब होता है कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज आ रहे हैं। मतलब या तो हमारी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो कैपिटल ट्रांसफर्स है। जैसे आपने कर्जा ले लिया, लोन ले लिया विदेशों से, अमेरिका से ले लिया या किसी दूसरी कंट्री से ले लिया, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा ऑब्वियसली, लेकिन साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ेगी। तो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है लेकिन वो लायबिलिटी बढ़ा रहा है। ऐसे ही आपने किसी दूसरी कंट्री में एसेट परचेज कर लिया, तो पैसे का आउटफ्लो है लेकिन आपका एसेट बढ़ रहा है। कहने का मतलब है, पॉइंट सिंपल सा है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स के लिए किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स के लिए ट्रांजैक्शन, तो ये बहुत वाइडर डिस्कशन हो जाता है। इसलिए इसको प्रिसाइज रखने के लिए क्या किया ना, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा
वो या तो विजिबल आइटम के लिए हो रहा होगा, या इनविजिबल आइटम के लिए हो रहा होगा, या कैपिटल नेचर का ट्रांसफर होगा, या अल्टीमेटली यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा। यही 4 तरीके के ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। या तो आप गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, या सर्विसेज रेंडर या रिसीव करेंगे, या किसी को चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट, इस तरह की चीजें दे देंगे, विच इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, या कोई एसेट या लायबिलिटी परचेज करेंगे या पे ऑफ करेंगे, यही हो सकता है। तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमने 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, ताकि कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है जी, चलिए देखिए क्या लिखा है। विजिबल आइटम में लिखा है, विजिबल आइटम इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। ठीक है जी, फिजिकल गुड्स समझ आता ही है आपको, फिजिकल गुड्स का क्या मतलब है। इनविजिबल आइटम में इट इंक्लूड सर्विसेज हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, और भी सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स गिफ्ट, पर्सनल रेमिटेंसेज एटसेट्रा। गिफ्ट है, डोनेशन है, चैरिटी है, पर्सनल रेमिटेंसेज है। कैपिटल ट्रांसफर में क्या आता है, ट्रांजैक्शन दैट कॉजेज चेंज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर चेंज करते हैं, उसे हम कैपिटल ट्रांसफर्स कहते हैं। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें ये क्लियर हो गया सर कि ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आरबीआई प्रिपेयर कर रही है ताकि उसके अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को भी सिंप्लीफाई करने के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, ये भी क्लियर है। अब होता क्या है ना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट है एक्चुअली। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसको उसके 2 हिस्से हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा यहां से इस तरीके से कर देता हूं मैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है करंट अकाउंट कंपोनेंट, और एक होता है जी कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जैसे जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट क्या है सर, बैलेंस शीट एक बेसिकली अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही है जो किसी कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटस आपको बताती है एज ऑन 31 मार्च, कि कोई कंपनी जो है वो एसेट्स एंड लायबिलिटी के मामले में कहां स्टैंड करती है, ये इंडिकेट करता है। बिल्कुल वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो का क्या स्टेटस है वो इंडिकेट करेगा। अब याद होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को ना बैलेंस शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम बनाते हैं, एक होता है एसेट साइड, एक होती है लायबिलिटी साइड। ठीक उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के जितने कंपोनेंट है ना, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, कैपिटल ट्रांसफर्स, ये सब उसके बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ने क्या किया ना, इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है करंट अकाउंट कंपोनेंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। मतलब करंट अकाउंट साइड और कैपिटल अकाउंट साइड इस तरीके से समझ सकते हो। करंट अकाउंट जो है ना, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो विजिबल आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, इनविजिबल आइटम से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है इनविजिबल, और यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करता है करंट अकाउंट वाला हिस्सा। अब बताओ जरा कितना बच गया, 4 ही तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल, और एक कौन सा होता है, कैपिटल ट्रांसफर्स, करेक्ट। तो अगर करंट अकाउंट 3 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है, तो कैपिटल अकाउंट बचे हुए बाकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को डील करेगा। क्या बच गया, कैपिटल ट्रांसफर्स बच गया। कहने का यह मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं जी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ना इन्हीं 2 अकाउंट में कैटेगराइज करके बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है। करंट अकाउंट जो है वो विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को इंडिकेट और रिकॉर्ड करता है, और वहीं कैपिटल अकाउंट जो है सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर्स को डील करता है। मतलब एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना देश में, वो सब कैपिटल अकाउंट में आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के, और जो भी विजिबल, इनविजिबल यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ट्रांसफर्स हैं वो सब हम करंट अकाउंट के अंदर इंडिकेट करते हैं। सर आप ना एक फटाफट से इसका एक परफॉर्मा बना के दिखा दो ताकि हमें एग्जैक्टली अंदाजा हो जाए कि ये दिखता कैसे है, आइटम किस तरीके से इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखिए जी कुछ इस तरीके से बनाया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ लिखते हैं हम, हेडिंग होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द ईयर, जो भी जिस भी टाइम पीरियड के लिए आप बना रहे हैं, यहाँ पे उसका टाइम पीरियड होगा। जैसे 1
अप्रैल 2019 से स्टार्ट किया जा रहा है, अगर तो ये 31 मार्च 2020 को खत्म होगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होगा इसका। अच्छा, इधर हम लिखते हैं इसके पर्टिकुलर्स। ये है जी इसकी दो साइड्स, ये है डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिपेयर किया जाएगा। अब मैंने क्या बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ना दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है सर? पहला कंपोनेंट होता है करंट अकाउंट कंपोनेंट, ठीक है जी। करंट अकाउंट में क्या होगा? करंट अकाउंट में विजिबल आइटम से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन है, विजिबल आइटम्स क्या होता है सर? विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम का मतलब है गुड्स से रिलेटेड जो भी ट्रांसफर्स हैं, ट्रांजैक्शन है। आप जैसे वीट है, शुगर केन है, राइस है, ऑयल है, कोई भी चीज आप उसको बेचते और खरीदते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे, ये गुड्स की कैटेगरी में आता है, मर्केंडाइज कहते हैं इसको। तो मर्केंडाइज की कैटेगरी में आता है, उसको हम विजिबल आइटम कहेंगे। अब गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बताओ पैसे का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? सर कैसी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको क्या कर देना है आपको? डेबिट कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा इसको यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अगर आपने इंपोर्ट किया है विजिबल आइटम, तो उसकी वजह से क्या होगा? पैसे का आउटफ्लो होगा, वो डेबिट हो जाएगा। डेबिट मतलब आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, ठीक है सर। ऐसे ही करंट अकाउंट के अंदर और क्या आता है सर? इनविजिबल आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, इनविजिबल आइटम से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, मतलब सर, मतलब बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, शिपिंग से रिलेटेड, या इसके अलावा कोई भी सर्विस, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी वजह से पैसा आया या गया होगा। अगर आपने सर्विसेज रेंडर करी है तो पैसा आएगा आपको, पैसा जाएगा अगर आपने सर्विसेज रिसीव करी है तो अगर पैसा आया है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर पैसा जाएगा तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेबिट करता है। ऐसे ही इसके अंदर एक और आइटम होता है, क्या होता है सर? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर में सपोज आपने डोनेशन दिया फॉरेन कंट्री को, सपोज जैसे चाइना से हमें, हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, दोस्ताना चल रहे हैं। अब चाइना को हमने डोनेशन दिया, चैरिटी दी, ठीक है, या किसी दूसरी कंट्री को हमने डोनेशन या चैरिटी दी या गिफ्ट दिया, या दूसरी कंट्री ने हमें दिया। अगर आप दे रहे हैं किसी को, आपकी तरफ से पेमेंट हो रही है, तो उसे क्या करेंगे हम? सर फिर तो पैसे का आउटफ्लो हो रहा है ना, पैसे का आउटफ्लो हो रहा है तो क्या करते हैं सर? पैसे का आउटफ्लो होता है तो उसको डेबिट करना है। और अगर पैसा आपके पास आया होगा, आपको किसी कंट्री ने दे दिया, आपको किसी कंट्री ने मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कराई, हेल्प करी, जैसे इंडिया के अंदर कोई नेचुरल क्लैमिटी अराइज हो जाती है, ठीक है, मान लो कोई साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई, तो दूसरी कंट्री हमारी अगर हेल्प करेगी सिचुएशन में, तो पैसे का इनफ्लो होगा, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, बात समझ आ गई। तो ये इतना हिस्सा जो है ना, इसे कहते हैं हम करंट अकाउंट बैलेंस। इसकी टोटलिंग करेंगे ना, डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे, दिस इज करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है सर। अच्छा, अब इसका दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, दैट इज क्या कहेंगे उसको सर? कैपिटल अकाउंट बच गया ना, कैपिटल अकाउंट कहेंगे। अच्छा, अब कैपिटल अकाउंट में ज्यादा दुविधा नहीं है, ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हमें पता है सिर्फ एक ही चीज को रिकॉर्ड करना है। आइटम कौन सा बच गया? आइटम बच गया सर डी, दैट इज कैपिटल ट्रांसफर्स। अच्छा, कैपिटल ट्रांसफर्स में क्या बताया था सर? कैपिटल ट्रांसफर्स आपने बताया कोई भी एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने बिल्डिंग परचेज करी, आपने मेट्रो कोचेस परचेज किए, आपने कोई और आइटम परचेज किया फॉरेन कंट्री से, वो सब एसेट्स हैं हमारे लिए। तो एसेट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा? पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, डेबिट करेंगे। और अगर आपने लायबिलिटी आपकी अराइज, जैसे आपने लोन ले लिया, लोन आपने लिया, तो पैसे का इनफ्लो हो रहा है। देखो, लायबिलिटी बढ़ रही है या एसेट बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है पैसा आ रहा है या जा रहा है। हमें सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना है कि ये पैसा एसेट लायबिलिटी की वजह से आ रहा है, तो करंट अकाउंट की हेडिंग के नीचे लिख देंगे। और अगर एसेट लायबिलिटी की वजह से नहीं है, गुड्स की वजह से, सर्विसेज की वजह से, तो वो करंट अकाउंट की हेडिंग में जाएगा। बस समझ आ गई बात? तो कैपिटल ट्रांसफर के अंदर एसेट लायबिलिटी में जो भी ट्रांजैक्शन चेंज लाते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करते हैं। आप लोन ले लें, लोन पे कर दें, एसेट परचेज कर लें, एसेट सेल कर दें, ये सब कैपिटल ट्रांसफर्स की कैटेगरी में आएगा। पैसा आया होगा तो डेबिट करो, पैसा जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दो।
समझ आ गई बात? ये इतना हिस्सा कहलाता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट का टोटल करंट अकाउंट बैलेंस, सेकंड कंपोनेंट का टोटल कैपिटल अकाउंट बैलेंस। और जब इसको एक्चुअली लास्ट में अल्टीमेटली टैली किया जाता है, ठीक है, जब आइटम कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकंड को जोड़ा जाता है तो अल्टीमेटली जो बैलेंस आता है ना, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें तीन सिचुएशन हो सकती हैं कि जब हम टैली कर रहे हैं ना एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो सकता है। नंबर वन, बाई चांस डेबिट एंड क्रेडिट बोथ इक्वलाइजेस का मतलब है कि आपने जितना इंपोर्ट किया उतना ही एक्सपोर्ट किया, जितना इनफ्लो हुआ उतना ही आउटफ्लो हुआ। अगर दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो उसका क्या मतलब है? दोनों साइड्स इक्वल होने का मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एग्जैक्टली टैली कर रहे हैं, मतलब इक्वल हैं, विच मीन्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट एकदम बैलेंस्ड है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि पैसा ज्यादा आया हो और कम गया हो। उस सिचुएशन में आपका क्रेडिट साइड ना डेबिट साइड की तुलना में ज्यादा होगा। क्रेडिट ज्यादा मतलब पैसा का इनफ्लो ज्यादा हुआ और डेबिट कम मतलब पैसे का आउटफ्लो कम हुआ। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है तो उसे कहते हैं सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। बैलेंस, अगर दोनों साइड टैली होती है तो बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, वो बैलेंस्ड बीओपी। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसे कहेंगे हम सरप्लस बीओपी, और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो उसे क्या कहेंगे? डेफिसिट बीओपी। बात समझ आ रही है सबको? कहने का मतलब कि जब आप इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को टैली करेंगे, टैली करते टाइम दोनों साइड्स में डिफरेंस आ सकता है। अगर डेबिट ज्यादा है तो डेफिसिट बीओपी, क्रेडिट ज्यादा है तो सरप्लस बीओपी, और दोनों टैली है तो बैलेंस बीओपी। अब सवाल आता है एक जहन में, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं उनको समझ आ रही होगी बात कि सर आपने बताया कि ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, और अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं ना तो दोनों साइड्स उसकी डेफिनेटली टैली होती हैं, वरना आप क्लोज नहीं कर सकते अकाउंट को। पता है ना आपको? जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, कैश बुक बना रहे हो, कोई भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो, बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके दोनों साइड ना इक्वल आनी चाहिए, तभी अकाउंट जो है वो क्लोज होता है ना? तो फिर सर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि डेबिट साइड ज्यादा हो सकती है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है? देखो, बैलेंस के बारे में बात नहीं कर रहा। बैलेंस इसको अल्टीमेटली दोनों साइड्स को इक्वल करके ही क्लोज किया जाएगा, याद रखें। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनली 31 मार्च को क्लोज करेंगे ना, तो याद रखो दोनों साइड्स का टैली होना जरूरी है, वो अलग मुद्दा है। टैली हम करेंगे, हमें करना पड़ेगा अगर इम्बैलेंस अराइज हो रहा होगा तो। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि टैली करने से पहले जब हम इसको टोटलिंग कर रहे होंगे ना, टोटलिंग के टाइम पे डेबिट या क्रेडिट ज्यादा हो सकता है। अब उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा वो अलग मुद्दा है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं फिलहाल ये कह रहा हूं कि जब सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं उससे पहले जब आप टोटलिंग लगा रहे हो, तो टोटलिंग के टाइम पे ये हो सकता है कि आपको डेबिट ज्यादा नजर आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा नजर आ रहा है, या एक बहुत रेयर सिचुएशन हो सकती है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड्स बराबर हो जाए। तो उस बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट की टोटलिंग के आधार पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ सकता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट ना इक्वल भी हो सकता है, दैट इज बैलेंस्ड हो सकता है। क्या मतलब है सर? अगर डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो कम है और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस इंडिकेट करेगा। और अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो सरप्लस है। इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो डेफिसिट है। और अगर डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड्स इक्वलाइजेस, इससे कहेंगे हम बैलेंस्ड है, बीओपी। ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाता है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना पड़ता उसको इक्वलाइज करने के लिए क्लोजिंग के टाइम पे। लेकिन अगर डेफिसिट और सरप्लस में है तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। करेक्टिव समझ रहे हो ना, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को अल्टीमेटली आपको इक्वल करके ही क्लोज करना है, और अगर इक्वल नहीं हुआ है, सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए करेक्टिव एक्शन लेती है। और करेक्टिव एक्शन लेते वक्त जो है आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल करके जब
हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को टैली करवाने की कोशिश करते हैं ना, उसे कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। ये आएगा आगे, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा और इस टॉपिक को, इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद हम अपना आज का सेशन खत्म करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रीडिंग करवा दूं, एक दफा मैं दिखा दूं कंटेंट, उसके बाद हम वो इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करके सेशन एंड करते हैं। देखिए ये परफॉर्मा बनाया हुआ है यहाँ पे, समझ आ ही रहा होगा। एक मिनट हो जाओ। तो ये हो गया जी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला हिस्सा है करंट अकाउंट, दूसरा हिस्सा है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में देखो क्या लिखा है, विजिबल आइटम आएगा सबसे पहले, और विजिबल में क्या आता है, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं पैसा आएगा क्रेडिट करो, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं पैसा जाएगा डेबिट कर दो। फिर इनविजिबल आइटम्स है, इनविजिबल आइटम के अंदर क्या आता है सर, बैंकिंग सर्विसेज आप ले या दे रहे हैं किसी को, इंश्योरेंस सर्विस, शिपिंग सर्विसेज, या सेल ऑफ गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट, इस तरह की जो कोई चीज आप परचेज या सेल कर रहे हैं, तो ये सब इनविजिबल आइटम की कैटेगरी में आता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर में पर्सनल रेमिटेंसेस आते हैं, डोनेशन आता है, चैरिटी आता है, गिफ्ट आता है, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है सर। कैपिटल ट्रांसफर देखो, कैपिटल ट्रांसफर के अंदर क्या आएगा, एसेट लायबिलिटी से संबंधित जो ट्रांसफर्स हैं उसको यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स कहते हैं। बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट या कोई और चीज जिसकी वजह से एसेट लायबिलिटी चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है जी। देखिए क्या लिखा है, कंपोनेंट ऑफ बीओपी। बीओपी के कितने कंपोनेंट बताए, दो। पहला कंपोनेंट क्या है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या लिखा है, इट रिफर्स टू कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू। बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट जो उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो रिलेटेड है विजिबल आइटम से, इनविजिबल आइटम से, यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड। ठीक है, उनको रिकॉर्ड करता है, वो करंट अकाउंट कहलाएगा। आगे लिखा है, इट इज कंसर्न, करंट अकाउंट की बात हो रही है, इट इज कंसर्न विद द रिकॉर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, डोनेशन, ग्रांट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एटसेट्रा। ठीक है, कोई कमीशन आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है, डोनेशन ली जा रही है, सर्विसेज का लेन देन है, गुड्स का लेन देन है, वो सब करंट अकाउंट में होगा, वो सब करंट अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा अलग अलग कैटेगरीज में। सेकंड आइटम है, सेकंड कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। इट रिफर्स टू दैट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट which record the transaction causing any change in the assets and liability of resident of a country or its government। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हिस्सा जो ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिलेट करता है, रिकॉर्ड करता है एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, इट इंक्लूड बोरोइंग्स, इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चल अब एक और चीज जो मैं बताने वाला था, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ। देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये वाला हिस्सा है ना, विजिबल आइटम वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, ये दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं ये जो पार्ट है ना, इतना हिस्सा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। समझ रहे हैं बात, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, गुड्स है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने किया है तो क्रेडिट और डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग ऑन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो बैलेंस बनेगा ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए 5 लाख के, 5 लाख, और आपने गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं 7 लाख के, 7 लाख। तो ये विजिबल आइटम की कैटेगरी में आएगा करंट अकाउंट की हेडिंग के अंदर। तो 7 लाख का आपने एक्सपोर्ट किया था तो क्रेडिट हो गया, और 5 लाख का आपने इंपोर्ट करवाया था तो वो डेबिट हो गया। लेकिन अल्टीमेटली ये जो इतना हिस्सा है ना विजिबल आइटम का, ये पार्ट, इस इतने हिस्से को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नाम से जानते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है, याद रखो। बैलेंस ऑफ ट्रेड कोई नई चीज, कोई अलग चीज नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिर्फ वो हिस्सा जो गुड्स के ट्रांजैक्शन को डील करता है, उससे रिलेटेड है, गुड्स की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो आइटम है उसे कहा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ रहे हैं बात। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी 3 सिचुएशन हो सकती है भाई साहब, कि आपने इंपोर्ट ज्यादा किया एक्सपोर्ट कम किया, नंबर 1। इंपोर्ट ज्यादा किया एक्सपोर्ट कम किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने
इंपोर्ट कम किया है आपने, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, दो चीजें। तीसरी चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका बराबर ही, जैसे हमारे वाला जो एग्जांपल हमने लिया है बैलेंस ऑफ ट्रेड में 5 लाख का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और 7 लाख का एक्सपोर्ट है, मतलब आपने बेचा ज्यादा है खरीदा कम है। तो इस सिचुएशन में बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपको सरप्लस में नजर आ रहा है, क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट कम है तो सरप्लस है। और अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसे कहेंगे बैलेंस्ड बीओटी, और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट कम हो तो डेफिसिट बीओटी। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल आइटम की जो ट्रांजैक्शन है ना, विजिबल आइटम की ट्रांजैक्शन को ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सिंपली आप कहना चाहो तो इंपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आता है ना उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जैसे एक्सपोर्ट आपने किया 5 लाख और आपने इंपोर्ट करवा लिया है 7 लाख का, तो इसको माइनस करके देखो सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने इंपोर्ट करवाया ज्यादा, एक्स माइनस एम होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं एक्स माइनस एम, ये आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आता है उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। यहाँ देखो एक्सपोर्ट आपने किया 5 का, इंपोर्ट किया 7 लाख का, तो अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है नेगेटिव में आएगा 2 लाख। समझ आ रही बात? दिस इज कॉल्ड डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को विजुअलाइजर में, अगली क्लास में हम बैलेंस ऑफ ट्रेड डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं अपना सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।